7 बजे से वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है और लगातार प्रतिक्रिया तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बेहद अहम झारखंड और महाराष्ट्र के ये विधानसभा चुनाव है और चलिए इस पर चर्चा करना भी अहम हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश डांगे जी, बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी चर्चा में शामिल हुए। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत दिनेश जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र 288 सीटों पर एक चरण में वोटिंग आज होनी है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन एक दिन पहले ही बेहद दिलचस्प महाराष्ट्र की राजनीति भी हो चुकी है। और ऐसे में क्योंकि आपकी मौजूदगी वहां पर थी, क्या नजर आ रहा है? यह सवाल नहीं रहेगा कि पिछली बार से ये चुनाव कैसे अलग है, क्योंकि अलग हर लिहाज से है। लेकिन क्या देखा आपने वोटिंग के मद्देनजर, अगर बात की जाए, या वहां के लोगों के उत्साह के प्रति इस चुनाव को लेकर? जी देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव जैसे दो सियासी जो गठबंधन है उनके बीच में लड़ा यहाँ पर जा रहा है। अगर मुद्दों की और कुछ जो पॉइंट है वहाँ चुनाव में काफी असर रहे तो बात करें, कांग्रेस ने कहा कि एक तो महाराष्ट्र के जो काफी अहम प्रोजेक्ट थे वो वहाँ से गुजरात शिफ्ट यहाँ पर कर दिए गए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जिस तरह एनसीपी और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जो असली नकली की लड़ाई है वो मुद्दे भी मतदाताओं में वहाँ पर काम कर रहे हैं कि किस तरह जो सियासी तोड़फोड़ हुई, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पूरे 5 साल कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं बचा जो सत्ता में नहीं रहा और विपक्ष में नहीं रहा। बस एक बात कॉमन रही कि दादा अजीत पवार है, वो हर सरकार में डिप्टी सीएम है, वो बनते रहे। तो एक असली नकली की लड़ाई है। 2 सियासी फैक्टर पर वहाँ चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि 7 डिवीजन में मराठा के जो मतदाता है या जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो बंटी हुई है और हर सियासी दल का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होल्ड है। जैसे मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिंदे और बीजेपी का काफी अच्छा होल्ड है, तो नागपुर जाते हैं हम, कोंकण, मराठवाड़ा, वहाँ स्थिति बदल जाती है। यानी चाहे शरद पवार हो, अजीत पवार हो, उनका अपने अपने एरिया में अलग अलग जनाधार है, अलग अलग पकड़े। तो कह सकते हैं कि एक मुंबई से आगे जाके भी पूरा महाराष्ट्र और 288 सीटों पर एक साथ चुनाव है। वहाँ जैसे मराठा आरक्षण आंदोलन वर्सेज लाड़की बहन योजना, जो मध्य प्रदेश में लाडली थी वो यहाँ के लाड़की हो जाती है, तो उन दोनों के बीच में चुनाव कहीं न कहीं फंसा हुआ है। बीजेपी ने उसके काउंटर के लिए मराठा आरक्षण आंदोलन है, क्योंकि वो ओबीसी में अपना रिजर्वेशन है वो चाहते हैं, तो ओबीसी को एक तरफ लामबंद किया देवेंद्र फडणवीस ने। तो किस तरह किसका असर यहाँ पर ज़्यादा रहता है? और नो डाउट ये जो लाड़की बहन योजना है, बीजेपी ने उसको अच्छी तरह भुनाया है और अच्छी तरह मार्केटिंग की है, तो एक कमबैक यहाँ पर किया। हालांकि महिला मतदाताओं में दिनेश डांगी जी की महिला वोटर्स की तरफ फोकस है, लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा इतर है। क्या वहां का चुनाव जिसकी तरफ कोई फोकस नहीं कर रहा वो मराठा वर्सेस ओबीसी की तरफ शिफ्ट हो गया है और सीधा वोट बैंक पर नजर है? क्योंकि जब हम मराठा वोट बैंक की बात करते हैं तो मूल रूप से वो या तो शरद पवार की एनसीपी के साथ जाते आए हैं या फिर कांग्रेस के साथ जाते हैं। बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा मराठा में नहीं चला है। ओबीसी का एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 58% के आसपास, 52 से 58% के आसपास वोटर हैं और वो ऑलमोस्ट मराठा से ज्यादा है। क्या बीजेपी ने पूरा फोकस इसको लेकर किया है? और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद को ओबीसी मानते हैं। जी बिल्कुल, और महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता पर वही काबिज होता है जो विदर्भ क्षेत्र है उसमें अच्छा प्रदर्शन करता है। लोकसभा के चुनाव से हम कंपेयर करें तो वहाँ मराठा आरक्षण या मनोज जरांगे पाटिल के चलते काफ़ी डैमेज बीजेपी को यहाँ पर हुआ। और बीच में मनोज जरांगे पाटिल चुनाव लड़ना चाहते थे, अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे, लेकिन अमूमन क्या होता है, जहां आमने सामने मुकाबला होता है भाजपा कांग्रेस में, वहां बीजेपी काफी भारी पड़ती है। यहाँ गठबंधन दलों के बीच में लड़ाई है और यहाँ महाविकास जो अघाड़ी है उसके पास, विजेंद्र, एक अच्छी बात है कि उनके पास राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, वो उनके पास है। ऐसा लोग वहां बताते हैं जानकार कि शरद पवार की सलाह पर मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि मराठा वोट इससे बढ़ सकते थे और सीधा फायदा जो महायुति यानी बीजेपी वाला गठबंधन है और बीजेपी उसमें बड़े भाई के रोल में और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई के रोल में, क्योंकि दोनों ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 35 सीटों पर अगर आप विदर्भ कह रहे हैं तो 35 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। जी बिल्कुल, वहाँ पर काफ़ी सीटें हैं, लेकिन जिस तरह कोशिश की है कि हम मराठा आरक्षण आंदोलन की काट है कि ओबीसी जातियों को एक तरफ कर देते हैं कि भी आपके जो आरक्षण है उसमें ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये उनके काउंटर में किया, कितना चल पाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका डैमेज हुआ है, जो अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर महाविकास अघाड़ी कर पाया। हालांकि लोकसभा का विधानसभा का चुनाव डिफरेंट है, हरियाणा के रिजल्ट से ये साफ हो चुका है कि ये कंपैरिजन नहीं है। और ये भी एक विजेंद्र अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव लड़ते हैं तब सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा में ज़्यादा आती है, लेकिन विधानसभा चुनाव का
पूरा सिनेरियो डिफरेंट है। इसका मतलब लोकलाई चुनाव हो जाता है, मुद्दे स्थानीय हो जाते ठीक हैं। है श्वेता, और क्योंकि देखो विदर्भ की जब हम बात करते हैं तो पूरे दुनिया के अंदर विदर्भ एक चीज के लिए जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या वहां पर होती है। और इसीलिए मैं डांगी जी सवाल भी यही है कि भाई एक तरफ प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि है उसको 15,000 करने की घोषणा वहां की गई और कांग्रेस कह रही है कि हम ब्याज मुक्त कर्ज देंगे, वहां क्या नजर आया आपको? जी देखिए, किसानों की हमेशा से बड़ी समस्या रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है मुंबई के ग्लैमर से आगे मराठा में कई जगह ऐसी समस्याएं हैं जहां पानी की दिक्कत है और कर्ज माफी और अकाल की समस्या लगभग कई हिस्सों में रहती है। तो एक किसानों से जुड़ा मुद्दा था कि जो सोयाबीन है उसकी खरीद कांग्रेस ने की है कि हमारा गठबंधन अगर सरकार में आया तो हम 7,000 रुपये प्रति क्विंटल उसको खरीदेंगे। अभी शायद MSP पर वो 4,000 कुछ रुपये वहाँ पर खरीदी जा रही है और वो एक बड़ा इश्यू है। कर्ज माफी और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद, ये दो बड़े वहाँ पर इश्यूज हैं। नो डाउट ग्रामीण एरिया में कांग्रेस की काफ़ी अच्छी वहाँ पकड़ है। पिछली बार जिस तरह विधानसभा सीटें अच्छी खासी कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी और इस बार लीड पूरी तरह से इस चुनाव को इस गठबंधन की तरफ से शरद पवार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि गठबंधन में किस दल से किस आदमी को किस जाति को कहाँ टिकट देना, ये पूरे पर्दे के पीछे शरद पवार ने। और इस उम्र में जिस तरह वो घूम रहे हैं, भले ही उम्र का असर है, लेकिन लोग वहाँ का कहते हैं उनका दिमाग जो है, बुद्धि है, अभी भी काफ़ी तेज यहाँ पर चलती है। तो किसानों की कर्ज माफी का भी बड़ा समस्या। बीजेपी का वहाँ जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक होता है, वो फिक्स है। तो किसानों का जो इश्यूज है वो काफ़ी महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में है, वो वहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन एक लाइन में चुनाव को समझा जाए तो मराठा आरक्षण आंदोलन वर्सेज लाड़की बहन जो योजना है वो अच्छा है, उसको बुनाया अच्छा गया है। अब महिला मतदाता उस पर कितना, क्यों कई महिलाओं के जो बयान आए, रिएक्शन आए कि भैया अब चुनाव के टाइम आई, लेकिन क्या रहा, कितना दिया, लेकिन बीजेपी ने उसकी अच्छी कह सकते हैं कमबैक। बिल्कुल, और क्योंकि बिल्कुल हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इलेक्शन को लेकर लगातार हम बातचीत करें पंकज सोनी जी, क्योंकि विदर्भ को हम समझ रहे थे, मराठवाड़ा को आपसे समझना चाहेंगे। जरा बताइए कि मराठवाड़ा के अंदर इस वक्त के या इस बार के इशू क्या रहे और किस तरीके की फाइट आपको वहां नजर आ रही है? देखिए विजेंद्र, जो मराठवाड़ा इलाका है वो किसी टाइम पे जो एनसीपी है, जो शरद पवार है, उसकी पॉलिटिक्स का वो एक गढ़ माना जाता था। लेकिन अब जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से समीकरण बदले हैं, पिछला जो चुनाव था शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने जीता था, बीजेपी की 105 के करीब सीटें थी और शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी थी वहाँ। तो इस तरीके से बहुत ही कंफर्टेबल इन लोगों को मेजोरिटी मिली थी। लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ सियासी उठापटक हुई लगातार, तो एक बड़ी बात जो जैसे दिनेश डांगी ने बताई कि वहाँ पांचों की पांचों दल सत्ता में रह चुके हैं। और दूसरी बात, जो हर बार वहाँ पर जो है परिवार के हिसाब से और पार्टियों के हिसाब से समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आते हैं वहाँ पे जो अब जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में, चाहे आप मराठवाड़ा की बात कर लें चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, जिस तरीके से 6 रीजन में जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखा जाता है देश में, उसी लिहाज से हम बात करें तो हर एक रीजन में एक परिवार का दबदबा है। और खास तौर से एनसीपी और शिवसेना की हम बात करें तो मराठवाड़ा का आपने जो सवाल किया, एनसीपी में भी इस बात की लड़ाई है। अब जनता को आज वहां यह तय करना है कि इसमें से एनसीपी असली कौन सी है, शरद पवार वाली या भतीजे अजित पवार वाली, कौन सी एनसीपी है, और वो जनता अब तय करेगी, खास तौर से मराठवाड़ा इलाके में। क्योंकि शरद पवार की जो पॉलिटिक्स वहां अब तक रही है वो खास तौर से मराठाओं के ऊपर डिपेंड रही है। और मराठवाड़ा में एक अच्छा नामी चेहरा शरद पवार माने जाते थे, चाहे वो कांग्रेस में जब वो जो बड़े नेता रहे हों, कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी उन्होंने बनाई हो, तब भी मराठवाड़ा जो रीजन है वो शरद पवार के पास रहा। और दूसरी खास बात, यहाँ पर जो शुगर मिल्स हैं, शुगर्स मिल जो महाराष्ट्र की है, जो एक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा दखल रखती है, उसमें उसका भी मराठवाड़ा से मतलब एक तरीके से मान लीजिए जुड़ाव है। यानी कि अगर वहाँ आपको पॉलिटिक्स करनी है, वहाँ पे अगर आपको फंडिंग चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, शुगर जो मिल्स होती हैं उनके ऊपर किसका कब्जा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ विषय रहता है। और शरद पवार आज तक जो पॉलिटिक्स करते आए हैं वो मराठवाड़ा और शुगर मिल के जो किंग है वो इस तरीके की पॉलिटिक्स वो वहाँ पे करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप ये जिक्र कर रहे हैं तो जरा ये भी बताइए कि भाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी 10 सीटों पर मराठवाड़ा में आमने सामने है, फिर बीजेपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार भी आमने सामने है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना वर्सेस शिंदे की शिवसेना भी 7 सीटों पर आमने सामने है। तो वहां जो वोटर का रुझान है वो किधर जाएगा? मानकर चलिए कि भाई बीजेपी और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना है, तो क्या वाकई में वहां का जो मराठा है वो एनसीपी विकल्प में नहीं है, शिवसेना विकल्प में नहीं है,
तो क्या वो बीजेपी की तरफ से जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा? देखिए, जो वहाँ पर गठबंधन हुए हैं, दोनों ही गठबंधन महा के नाम से, महा मतलब बड़े गठबंधन, दोनों तरफ चाहे पक्ष में हो, चाहे बीजेपी का गठबंधन हो, महायुति हो, चाहे महागठबंधन विकास गठबंधन हो, दोनों गठबंधन महा है। मतलब कि महाराष्ट्र के समीकरण इस तरीके से उलझे हुए हैं कि अगर एक उस गठबंधन से किसी एक पार्टी को निकाल देते तो पर्टिकुलर महाराष्ट्र के एक रीजन से आपको माइनस होना पड़ेगा। तो गठबंधन इस तरीके से बने हुए हैं जैसे कि मुंबई में आप देखिए शिवसेना का प्रभाव रहा है, लेकिन कुछ हद तक जैसे थाने का जो इलाका है वहां पे बीजेपी ने उस प्रभाव को कम किया है, उसको शिफ्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे जो मुंबई रीजन है उसमें बीजेपी को शिवसेना के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है और मिलीजुली हिसाब से मिलीजुली समीकरण बनाकर वहां पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी तरीके से अगर आप विदर्भ जोन में जाएंगे तो वो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू में, क्योंकि यहाँ दलित वोटों की संख्या बहुत ज्यादा रही है, किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दे यहाँ पे काफी छाए रहे। तो वहां अगर वहां पे आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आपको वहां पर उस वोट से संबंधित जो दल हैं उनसे आपको निश्चित रूप से हाथ मिलाना पड़ेगा। आपको मराठवाड़ा जा रहे हैं तो वहां पर आपको एनसीपी, चाहे वो शरद पवार की हो चाहे अजीत पवार की हो, कहीं ना कहीं इनसे दोनों जो बड़े गठबंधन है उनको कहीं ना कहीं हाथ मिलाना पड़ेगा। तो कुल मिला के महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स सीनेरियो है वो इस तरीके का है कि आप किसी भी दल को अलग करके उस पॉलिटिक्स से नहीं दे सकते। अगर बीजेपी ये सोचे कि हम पूरे महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वो उसको वो परिणाम नहीं मिल सकते जो कि मिलने की उम्मीद की जा रही है। और अगर कांग्रेस ये सोचे, क्योंकि दोनों ही बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं दोनों, इनकी मौजूदगी महाराष्ट्र के बाहर भी है, पूरे देश भर में इनकी मौजूदगी है, तो दोनों जो पॉलिटिक्स है, जो विचारधारा है, वो इन दोनों दलों की ही महाराष्ट्र में जो चुनावी लड़ाई है वो इन दोनों ही विचारधारा के ऊपर होकर लड़ाई चल रही है। ठीक है पंकज जी, लेकिन दिनेश जी एक अहम सवाल है, अभी आपसे बात भी हो रही थी, आपने कहा कि 7 डिवीजन है, अलग अलग है और हर जगह का समीकरण अलग है, लेकिन क्या मौजूदा स्थिति में, इतने दिन से चुनाव प्रचार चला था और जैसी राजनीति महाराष्ट्र की है मौजूदा स्थिति में जो नजर आती है, क्या किसी भी क्षेत्र में किसी भी एक, अगर हम डिवीजन की बात कर लें, समीकरण क्या स्पष्ट नजर आ रहा है या हर जगह उलझे हुए ही है? कब कौन आगे बढ़ जाए कुछ ना कहा जाए, सिर्फ कांटे की टक्कर नजर आती है? जी देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की जो सियासी फिजा है वो वहाँ पर बदली है और बीजेपी, जो जाहिर सी बात है सत्ता में जब आप चुनाव से पहले रहते हो तो लोगों की अपेक्षाएं रहती है, लेकिन बीजेपी ने वहाँ अच्छा कमबैक किया है और आज के दिन मुकाबला काफ़ी नेट टू नेट और रोचक और कांटे का यहाँ पर मुकाबला है। और उसमें कह सकते हैं कि 2 दल बहुत नुकसान में रह सकते हैं, एक तो अजीत पवार की एनसीपी और एक उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो काफ़ी इस पूरे चुनावी सिनेरियो में, सियासी सिनेरियो में माइनस यहाँ पर गए। उसकी क्या वजह है? क्योंकि एक तो शरद पवार ने भी अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ये लग रहा था कि उद्धव ठाकरे वो सबसे ज़्यादा इस गठबंधन में सीटों पर लड़ेंगे और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग जो 6 डिवीज़न है वहाँ की राजनीति अलग है, मुद्दे यहाँ पर अलग है। ऐसा नहीं है कि जैसे मुंबई है, मुंबई सिटी के अंदर हम बात करें 36 वहाँ पर सीटें हैं और अलग अलग चीज़ हुई, जैसे एक है तो सेफ है, बंटेंगे तो कटेंगे, उससे लेकिन मुद्दे थे। लेकिन इसके अलावा अगर कल के घटनाक्रम की बात कर ली जाए, कैश फॉर वोट, क्या इसके बाद आज वोटिंग पर इसका असर होगा? कितना फर्क पड़ेगा? जी देखिए, महाराष्ट्र में आमतौर पर ये एक चर्चा होती है कि ठीक है, उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो तोड़फोड़ की वहाँ तक तो मामला सही है, बाद में शरद पवार की पार्टी भी आपने तोड़ दी और इससे ही जुड़ा घटनाक्रम कि जिस तरह कौन कौन नेता थे सरकार गिराने में, कौन कौन बिजनेसमैन थे, तो ये एक एपिसोड भी उसी से जुड़ा हुआ है कि यहाँ की महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि तरह तरह की चर्चाएं आ रही है, क्योंकि जो नोट देते हुए या बांटते हुए जिन पर आरोप लगे उनकी बहुत अच्छी छवि बीजेपी में मानी जाती है। जब भी पार्टी का कोई अन्य दल का नेता बीजेपी में आता है तो विनोद तावड़े की मौजूदगी वहाँ पर रहती है और विनोद तावड़े हैं वो ओबीसी एक बड़ा चेहरा है कि, और जिस तरह देवेंद्र फडणवीस वहाँ बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीबी है, तो किस तरह सामने आ रही है कि बीजेपी की गुटबाजी का ये परिणाम है कि किसी ने ये सूचना लीक की कि इस तरह का काम हो रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए, सच्चाई इसमें क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है मतदाताओं में, क्योंकि कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर ये जाहिर सी बात है चुनाव है वायरल हो रहा था कि ये देखिए किस तरह चुनाव लड़ा जा रहा है, खुलेआम पैसे बांटे दिए जा रहे हैं, वीडियो में पुलिस वाले पैसों को बैग के अंदर डालें, तो जाहिर सी बात है मतदाताओं में जो न्यूट्रल वोटर है वो इस तरह का चुनाव, क्योंकि चुनाव जब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, बिना किसी प्रलोभन के चुनाव होंगे और वहाँ पर राष्ट्रीय लेवल के नेता की मौजूदगी रहती है, पैसे बांटे
जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, ये जांच का विषय है। लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले इस तरह का एपिसोड और घटनाक्रम सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि मतदाताओं पर इसका असर होता है कि सारे राजनेता एक जैसे होते हैं, किस तरह पैसों की बंदरबांट होती है, किस तरह मतदाता वो मैनेज होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा तो यहाँ पर होना नहीं है। इसमें दिनेश जी भाई ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तो एक लिमिट तय की गई है कि भाई ये कैंडिडेट 80 लाख या 75 लाख तक खर्च कर सकता है, तो ये भी तो लिमिट है ना। अब वो पैसा उसी लिमिट के अंदर है जो वहां खर्च होना है, ये भी एक जांच का विषय। लेकिन हम क्योंकि डिवीजन वाइज बातचीत कर रहे हैं, उसमें वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है एक बड़ी भूमिका निभाता है। एनसीपी का गढ़ भी है, 57 के आसपास सीटें हैं, 10 के आसपास ऐसी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, जबकि 15 से ज्यादा 20 के आसपास ऐसी हैं जहां एनसीपी में ही मुकाबला है, चाहे वो शरद पवार की हो या फिर अजीत पवार की हो। तो मेरा सवाल बेसिक यही है कि क्या वाकई में एनसीपी की में एनसीपी और शिवसेना सरकार किसी की हो, वो सत्ता में रहेंगे। अब रहेगी कौन सी ये तय होना है। और पंकज सोनी जी, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र का मैं जिक्र करा था, एनसीपी का गढ़ वो कहा जाता है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि बीजेपी और एनसीपी जो अजीत पवार की है वो उस इलाके में उस वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी जो दशकों से शरद पवार के साथ चल रही है? देखिए विजेंद्र, इस सवाल का जवाब जो बारामती में जो चुनाव हो रहे हैं, अजीत पवार और उनके सामने जो युगेंद्र हैं, जो शरद पवार के भतीजे, इनके बीच में जो अभी देखा, जैसे दोनों की बयानबाजी बहुत ही सदैव शब्दों में दोनों बयान दे रहे थे, परिवार को बचाते हुए सवाल भी किए गए। अजीत पवार के भतीजे, शरद पवार के पोते। जी, शरद पवार के पोते और अजीत पवार दोनों मैदान में। हालांकि ये सीट जो है 1991 से ही जो अजीत पवार जीतते आए हैं, लेकिन एनसीपी का जो वोट बैंक है यहाँ इस इलाके में बहुत मजबूत है। अब इस बार जो वहाँ मुकाबला होगा, असली नकली कौन सी एनसीपी है, वो मुकाबला सबसे पहले अगर कहीं होगा तो वो बारामती सीट पे ही आपको देखने को मिलेगा। दोनों परिवार एक दूसरे से जो बयानबाजी आपने देखा, किस तरीके से, किस हिसाब से एक दूसरे के प्रति बयानबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति बयान देने से भी बच रहे हैं। यानी जनता में कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर है कि असली एनसीपी कौन है, इसका फैसला भी आज हमको मतदान के दौरान करना है। दूसरा, जो शरद पवार को लेकर वहां के लोगों में जिस तरह की सहानुभूति है। पंकज जी, थोड़ा समय इसको, क्योंकि आज क्या है, वोट डाल रहे हैं, असली एनसीपी तो अजीत पवार की है, टेक्निकली तो भाई अजीत पवार की है, और इलेक्शन कमीशन उसी को असली कह रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भाई जनता की नजर में उनके लिए असली एनसीपी का नेतृत्व करने वाला नेता कौन है और वो तय करे। जी विजेंद्र, मेरे कहने का मतलब यही है कि जनता के अंदर असली एनसीपी कौन सी है, चाहे चुनाव आयोग ने तय कर दिया हो कि असली एनसीपी कौन सी है या चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, लेकिन जो वोट बैंक है एनसीपी का, वो वाकई में किसके पीछे है, किसके पीछे लामबद्ध है, उसका फैसला इन चुनाव में होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे असली शिवसेना कौन सी है, उसका फैसला भी आज महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन पंकज जी, शरद पवार को लेकर बात हो रही है और महाराष्ट्र की जब सरकार बनाने की बात हो या वहां की राजनीति की बात हो, उनके इर्द गिर्द ही नजर आती रही है। लेकिन इन 5 सालों में जो कुछ हुआ, उसके बाद क्या आज के वक्त में भी शरद पवार उतने ही मजबूत हैं? देखिए, हर जो राजनेता होता है उसका एक वक्त होता है, और ये मान के चलिए कि जो महाराष्ट्र में इस बार चुनाव हुआ है वो सीधा सीधा केंद्रीय मुद्दों पर आधारित था। एक किसानों का मुद्दा जो लोकल महाराष्ट्र का आप मान सकते हैं, जो विदर्भ इलाके में किसान आत्महत्या करते हैं लगातार, या शुगर मिल्स का संबंधित हो या सोयाबीन से संबंधित जो खरीद का मामला हो, वो लोकल इशू जरूर था। लेकिन आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव कैंपेन हुआ, प्रधानमंत्री भी वहां गए बार बार, राहुल गांधी भी वहां बार बार गए, और कोई भी ऐसा दल नहीं था जिसके बड़े नेता ने वहां कैंपेन नहीं किया हो। तो कुल मिला के अब देखें, जो महाराष्ट्र के पहले जो मुद्दे हुआ करते थे, जिसे ये कहा जाता था कि जो मुद्दे वहां पर एनसीपी या शिवसेना तय करती है, चाहे वो कट्टर हिंदूवादी का मुद्दा हो, शिवसेना की तरफ से उछाला जाता था, वहीं एनसीपी जो है उसकी तरफ से जो मराठा मुद्दा है, मराठा से रिलेटेड पॉलिटिक्स है, वो की जाती थी। लेकिन अब ऐसे मुद्दे वहां चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 370 का भी इस चुनाव में जिक्र हुआ है। उसके अलावा वहां पर जो बटेंगे कटेंगे, उससे आगे की भी बात हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री ने करी हो, चाहे राहुल गांधी ने जाके उस बात को करी हो। तो कुल मिला के देखें तो अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है कि शरद पवार किंग मेकर की भूमिका जैसी जो भूमिका है वो इस टाइम पे महाराष्ट्र में। लेकिन अगर आप किंग का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा एक इतिहास से जुड़ा सवाल है कि भाई जो भी राजा रहते हैं वो राजा कितने रहेंगे, उसमें सेनापति की एक बड़ी भूमिका होती है। एनसीपी के सेनापति के तौर पर अजीत पवार को देखा गया, जो लंबे वक्त से जमीन पर एनसीपी को संभाल रहे थे। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं क्योंकि यूपी में भी बाई इलेक्शन है।
एक दौर में श्वेता, क्योंकि समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत थी, मुलायम सिंह यादव चेहरा थे, लेकिन पीछे से जो पूरी पार्टी को संभाल रहे थे वो शिवपाल थे। शिवपाल जैसे ही अलग हुए, सपा बिखरी और उसके बाद वापस उतनी मजबूती से कभी नहीं संभल पाई। तो पंकज जी, सवाल भी मेरा यही है कि भाई अजीत पवार तो पूरे तरीके से कनेक्ट थी कॉमन मैन से, और कॉमन का मैन का मतलब यहां कार्यकर्ता है, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि वहां से कनेक्शन पूरा था और वो कनेक्शन शरद पवार के साथ वाया अजीत पवार था। देखिए विजेंद्र, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अजीत पवार ही जो शरद पवार के नेतृत्व में, शरद पवार की देखरेख में उस पार्टी को चला रहे थे, लेकिन और भी नाम थे, और भी चेहरे थे जो उस पार्टी को ऑपरेट कर रहे थे। जैसे केंद्र की पॉलिटिक्स में सुप्रिया सुले थी, वो शरद पवार के जो हिसाब किताब है या शरद पवार के डायरेक्शन पे वो भी उस पार्टी को ऑपरेट करती थी। ऐसा पूरी तरीके से नहीं है कि भाई जो शरद पवार पार्टी चला रहे थे वो अजीत पवार के ऊपर ही डिपेंड थी। चेहरा हमेशा से वहां शरद पवार ही रहे, और शरद पवार जो नीतियां तय कर देते, शरद पवार जो मुद्दे तय कर देते थे, वही एनसीपी के लिए फाइनल होते थे। आज भी जनता के अंदर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि शरद पवार का जो जनाधार है या शरद पवार को लेकर जिस तरह की जनता की वहां की सोच है वो कमजोर हुई है। सोच उसी तरीके है, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के सामने आपकी अलग तरीके के मुद्दे हैं, अलग तरह की बात है, अलग तरीके के नेतृत्व उनके सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना तो अब शिवसेना में वो बाला साहब ठाकरे वाली बात रही है, और ना एनसीपी में शरद पवार वाली बात रही है, ना कांग्रेस पूरी तरीके से वहां जो दलित वोटों पर निर्भर होती थी, अब वो स्थिति वैसी नहीं है। और ना ही बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि विदर्भ में किसी समय में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ रहता था। ये इसके बावजूद भी कि जो नागपुर से जो भाजपा विचारधारा है या संघ विचारधारा है वो नागपुर से ही चलाई जाती है, उसके बावजूद भी ये इलाका जो नागपुर विदर्भ में आता है पूरी तरीके से जो बीजेपी के लिहाज से साफ माना जाता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसी पर दिनेश जी, जो बात अभी पंकज जी ने की, तो ऐसे में तो ये नजर आता है कि एक वक्त में सबका जनाधार था, मजबूत थे, लेकिन आज के वक्त में सब पहले से थोड़ा थोड़ा क्या कमजोर हुई है, ये माने, या फिर इन किसी दूसरे की कमजोरी का फायदा की वजह से कोई दूसरा मजबूत हुआ है? श्वेता जी, एक बार मैं पहले मेरी बात खत्म कर लेता हूं। वहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो अभी चल रहा है वो मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं। मुद्दे क्या है, नेता कौन है, ये थोड़ा साइड में है। वहां बात वहां पर मुद्दों पे हो रही है, और पार्टी जो कोर वोट बैंक है वो किस पार्टी की तरफ है। शिवसेना में भी दो फाड़ हैं, एनसीपी में दो फाड़ है, तो वास्तविक जो वोट बैंक है वो किसकी तरफ जाएगा इसमें। और इस पूरी लड़ाई में जो सबसे ज्यादा फायदे में दिख रही है वो वहां पर भाजपा दिखती दिखाई दे रही है। दिनेश जी, पंकज जी ने जो बात कही, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखेंगे? जी, नो डाउट, वहाँ महायुति गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में, और तकरीबन 149 सीटों पर बीजेपी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी वहाँ पर होना है। और मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे पर जब बात हो तो बंटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये चीजें आ गई तो फिर मुद्दों पर चुनाव, वोट जिहाद भी आ गया, हाँ, धर्म युद्ध आ गया, तो वो बात तो अलग है। क्योंकि जैसा कि मुद्दे अलग अलग है, तो मुंबई के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ धारावी जो रीडेवलपमेंट है उसके पुनर्विकास का है, वो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर श्वेता जी क्या है, जैसे आप कोई चाल में रहते हैं तो बिल्डर जब उसका रीडेवलपमेंट करता है तो उसको वापस बनाता है, तो मतलब आपने कोई चाल 60 लाख में ली है तो वो बिल्डर आपको उसमें एक फ्लैट बना के फ्री देगा, और 8 साल 10 साल जब भी बनने में लगेगा आपको कहीं उसका पूरा किराया वहां देंगे। ये एक बड़ी चीज होती है। बड़े बड़े लोग मुंबई में बाहर के, यूपी के काफी तादाद में काम करते हैं कि भाई हमने एक सस्ती चाल ले ली, जब बिल्डर इसका डेवलपमेंट करेगा मुझे तो उसमें 1.5 करोड़ का फ्लैट मिल जाता। तो ये एक बड़ा खेल बिल्डर लाइन्स का मुंबई शहर के अंदर चलता है, और काफ़ी चुनाव भी प्रभावित करते हैं। जिस तरह अपने पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, क्योंकि देश का वहाँ पर जो 32% चीनी का प्रोडक्शन होता है वो अकेले पश्चिम महाराष्ट्र में होता है। तो पूरी सियासत वहाँ की जो शुगर लॉबी है उसके इर्द गिर्द रहती है, और जिसके शरद पवार शहंशाह रहा वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। तो महाविकास अघाड़ी उस क्षेत्र में तो शरद पवार के भरोसे, हालांकि बीजेपी को भी वहाँ पर जो लाड़की A career as stalwart like as hers, having spent 30 years in social service, another 20 in politics, I think she's genuinely itching to do real good, and we are seeing that as we see, reactions from the ground. Public is, showing us their support, and I hope people come out in, high margins and come out and vote, exercise your fundamental right as being a citizen of voting, and I definitely think, we'll see, but I can only pray and hope that things work out. तो महाराष्ट्र की सियासत श्वेता न सिर्फ नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है, पार्टियों की अस्मिता के इर्द गिर्द घूम रही है, बल्कि देश के कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन
झारखंड पर भी बात करना जरूरी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है। लगातार बढ़ चढ़कर वोटर्स पहुंच रहे हैं बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए। और हम ब्रेक में जस्ट पहले चर्चा भी कर रहे थे विजेंद्र, महाराष्ट्र को लेकर हमने बात की, लेकिन झारखंड भी बेहद अहम है, जहां झारखंड के दूसरे चरण में आज 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और दोनों ही राज्यों की राजनीति बेहद अहम है। और अगर पिछले 5 साल देखे जाए तो सरकार भी स्थिर नहीं रह पाई, कितने ही उठापटक यहां पर देखने को मिला दोनों ही राज्यों को। तो ऐसे में वहां की जनता के लिए भी एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज रहेगा आज अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनना। मुद्दों के साथ जाती है, पार्टी के साथ जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं वोटिंग के दौरान। और क्योंकि लगातार चर्चा हम इस पर कर ही रहे थे, 23 तारीख का इंतजार तो जरूर रहेगा, लेकिन 23 तारीख को क्या होगा वो आज तय हो जाएगा। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। और चलिए इसी पर हम चर्चा करें। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज सोनी जी हैं, दिनेश डांगी जी भी हैं। और दिनेश जी, झारखंड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि 38 सीटें बेहद अहम है। महाराष्ट्र जैसा तो नहीं, लेकिन झारखंड में भी सब कुछ सामान्य हो, एक तरफा हो, ऐसा भी नहीं। जी बिल्कुल। और मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल है उसके सामने अपनी सरकार को वापस रिपीट करने का एक बड़ा चैलेंज है और कई फैक्टर पर वहाँ का चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस तरह हेमंत सोरेन जेल गए, पीछे से उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला और वहाँ भी महिला मतदाताओं को बीजेपी ने काफ़ी प्रभावित करने की कोशिश की। उसके काउंटर में आपने देखा हेमंत सोरेन को अपनी पत्नी है उनको फ्रंट में इस पूरे इलेक्शन में रखा, यानी एक तरह से उनके ही इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जा रहा था। और मुख्यमंत्री कई सिनेरियो में यहाँ पर नहीं दिख रहे थे। यहाँ भी बीजेपी ने सेंध लगाई। एक बड़ा आदिवासी चेहरा जो पूर्व सीएम रहे जेल, जब हेमंत सोरेन गए तो पीछे से चंपई सोरेन को वहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और बाद में जिस तरह उनको हटाया गया तो एक आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगा रहे। और पिछली बार बीजेपी का यहाँ सिंगल परफॉर्मेंस बहुत बेहद रही, वोट प्रतिशत उनका सबसे बेहतर था। और अब एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर से भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार जूझ रही है। लेकिन किस तरह आदिवासियों में उन्होंने मुद्दे चलाए, संविधान का मुद्दा उन्होंने चलाया है और किस तरह वहाँ के जो हेमंत विश्वा शर्मा पूरा मैनेजमेंट वहाँ पर देख रहे हैं और वहाँ भी इस तरह के जो धुरीकरण करने की कोशिश हुई, जो एक है सेप है बंटेंगे तो कटेंगे, पूरे इस तरह का वहाँ पर धार्मिक धुरीकरण जो गोलबंदी है वो बीजेपी की तरफ से करने की कोशिश की गई है और अच्छी टक्कर। रिएक्शन भी आ रहे हैं। मिडिल ऑफ द वीक इलेक्शन, सो एक्सपेक्टेशन यही है सबका कि इस बार वोटिंग परसेंटेज साउथ मुंबई में ज़्यादा हो। और आज का जो वोटिंग था वो प्रोसीजर बहुत ही सरल। The process, the entire procedure was very smooth. So our congratulations to Election Commission of India and to the election officials of Mumbai. So when it comes to issues, what are Mumbai's voting for? नहीं, I think thank you. I think that's आरबीआई गवर्नर को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, इसको बढ़ना भी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा। The election is being held today. The polling is in the middle of the week. So expectation is that the percentage should be more, especially in South Mumbai. Thank you. Thank you. तो सेलिब्रिटीज एक एक करके वोट डालते हुए, और वैसे भी माया नगरी है तो यहाँ आपको हर 10 मिनट में 15 मिनट में कोई ना कोई सेलिब्रिटी पोलिंग बूथ पर नजर आ जाएगा। अक्षय कुमार भी वोट डाल चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील वो भी कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ हम झारखंड का जिक्र कर रहे थे। झारखंड में श्वेता, क्योंकि कल्पना को जिस तरीके से कल्पना से परे रहते हुए 98 रैलियां कराई गई, डांगी जी, क्योंकि आप जो कह रहे थे कि भाई कल्पना सोरेन को जानबूझकर आगे किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि माइंड में यह चल रहा है कि अगर फिर से हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो रहेंगी, क्योंकि उनके बराबर की किसी ने रैलियां की नहीं है। जी, कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह कल्पना सोरेन से सभाएं रैलियां कराई तो कहीं अति आत्मविश्वास में नहीं हो, क्योंकि जिस तरह हेमंत सोरेन जेल में गए तो उस दौरान उन्होंने पीछे से हैंडल टैकल किया और बाई इलेक्शन में खुद भी वो जीते और दूसरे भी, वो एक बात अलग थी। लेकिन अब मुख्य चुनाव है और वहाँ पर बीजेपी पूरे दमदार तरीके से चुनाव लड़ रही है और पिछली बार अच्छा वोट प्रतिशत उनका था। अकेले अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने वहाँ वोट है वो वहाँ पर लिए थे। तो बीजेपी ने वहाँ पूरी धार्मिक गोलबंदी की कोशिश की हेमंत विश्वा शर्मा के असम के सीएम के जरिए। तो आदिवासियों की जो मान स्वाभिमान की बात है उसको मुद्दा यहाँ पर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके अलायंस की तरफ से है वो यहाँ पर बनाया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि महिला मतदाताओं के लिए वहाँ भी कई घोषणाएं
बीजेपी ने की, अगर हम सत्ता में आएंगे तो उसके काट और काउंटर के लिए संभवतः कल्पना जो सोरेन है उनको ज़्यादा रैलियां कराई गई, ज़्यादा उनको मैदान में है वो यहाँ फ्रंट पर रखा गया। लेकिन अब चुनाव अलग है, बड़े चेहरे चंपई सोरेन को वो तोड़ कर ले गए, उसका उस एरियाज़ में कितना फ़ायदा मिलता है, कितना वो आदिवासी वोट बैंक है वो बीजेपी की तरह यहाँ शिफ्ट कर पाते हैं, वो देख पाते हैं। कांग्रेस और वो जो उनका गठबंधन है वहाँ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का चुनाव भी हेमंत सोरेन यहाँ पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस का वहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। आव्हान कराल मतदारांसाठी या देशाच्या नागरिक म्हणून मी माझे हक्क बजावलेले आहेत। आपल्या सर्वांना विनंती आहेत, आज आपल्या आपण सर्वांनी आपले हक्क बजवावे। आपल्या देशासाठी, आपल्या राज्यासाठी तुमचे प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहेत। एक मतचा काही फरक पडत आहे असा कृपया विचारू नका। एक मतामध्ये सर्व बदल होऊ शकतात, तुम्ही बदल घडवू शकतात। आपल्याला सर्वांना विनंती आहे, आपल्या राज्याच्या 5 लाख कर्मचारी आणि अधिकारी आणि 2 लाख सुरक्षा रक्षक आपल्यासाठी 1 महिन्यापासून काम करून प्रत्येक बूथमध्ये आपले वाढ पाहत आहेत। आपण सर्वांनी यावे आणि आपल्या हक्क बजवावे। धन्यवाद। राज्य के लिए महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप सुने, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और बिल्कुल उसी अंदाज में किया है जैसे कॉमन मैन अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पंकज जी, क्योंकि झारखंड का हम जिक्र कर रहे हैं, मुद्दे बहुत से रहे, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा सुनाई दिया, खासकर उन 38 सीटों के लिए जहां दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं, वो एक लाइन का मुद्दा था, झारखंड बचाओ। वो था झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ था झारखंड को घुसपैठियों से बचाओ। क्या वाकई में इसका इंपैक्ट इन सीटों पर नजर आएगा और कितनी घुसपैठ यहां पर हुई, या कोई आंकड़ा तो बीजेपी ने जारी किया होगा? देखिए विजेंद्र, झारखंड की पॉलिटिक्स पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले झारखंड को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो झारखंड बना था, जैसे सबको पता है कि 2000 में झारखंड को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाया था। तब से लेकर अब तक 7 मुख्यमंत्री झारखंड में रहे हैं। लेकिन खास बात ये, कोई भी मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री आप मान लीजिए, उनको छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल कभी भी पूरा यहाँ नहीं कर सका है। तो कुल मिला के इससे आप झारखंड की पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर कोई 5 साल यहाँ नहीं रहता है तो किस तरह की उठापटक की पॉलिटिक्स यहाँ पर रही है। अब दूसरी बात, जो आज जिन 38 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो संताल, परगना और कोयला की ये सीटें हैं। यहाँ पर स्थिति जो अभी आ रही है, 28 सीटों पर सीधा आमने सामने की लड़ाई जो कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच नजर आ रही है। बात आप जो मुद्दों की कर रहे हैं तो ये बात है कि बीजेपी ने यहाँ कमान शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा विश्वास को सौंपी थी। तो ये मान के चलिए कि यहाँ जो मुद्दे वहाँ उठाए गए हैं हेमंत विश्वास शर्मा की तरफ से, वो मुद्दे भी स्ट्राइक करते दिखाई दिए। चाहे वो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का मामला हो, चाहे धारा 370, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हर चुनाव में अब इस धारा 70 का जिक्र होना। आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जिस तरीके की योजनाएं मध्य प्रदेश में, उनके लिए वहां पर शिवराज सिंह चौहान को रैलियां कराई गई, और घुसपैठियों को किस तरीके से कंट्रोल करना है ये असम के मुख्यमंत्री को वहां लाया गया। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो कल्पना सोरेन के बाद सबसे ज्यादा रैलियां जिसने की है वो हेमंत बिस्वा शर्मा, 58 के आसपास रैलियां, और 45 के आसपास शिवराज सिंह चौहान ने रैलियां की। देखिए, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से भी झारखंड की पॉलिटिक्स थोड़ी प्रभावित रहती है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का वहाँ बीजेपी का भेजना एक सोची समझी रणनीति के तहत था। दूसरा, असम, क्योंकि असम से संबंधित जो मुद्दे हैं वो झारखंड में काफ़ी स्ट्राइक किए, चाहे आदिवासियों से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है वो बहुत जोर शोर से हेमंत विश्वास शर्मा ने वहाँ उठाया। और बीजेपी ये मान के चल रही है कि जनता में इस मुद्दे को स्ट्राइक कराने में भाजपा की रणनीति वहाँ कामयाब रही है। वहीं बात हम करें कांग्रेस की और उसके गठबंधन की, तो वहाँ जो वर्तमान सरकार थी उसके कामकाज को लेकर ही वहाँ जो इंडी गठबंधन है उसने वोट मांगे हैं। तो कुल मिला के देखिए, भाजपा की तरफ से प्रयास वहाँ पोलराइजेशन का हुआ, धार्मिक आधार पर भाजपा ने पोलराइजेशन करने की कोशिश करी। वहीं जो विपक्ष में दल था या कांग्रेस का जो गठबंधन है उसने आदिवासी अस्मिता की बात करी है वहाँ पे, उसके अलावा जो सरकार का कामकाज है उसकी बात करी। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव में ईडी का भी दखल था कि ईडी की जो गिरफ्तारी हुई, जो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई उसको भी भुलवाने के प्रयास झारखंड में होते दिखाई दे रहे। लेकिन फिलहाल मुकाबला वहां 38 सीटों पर इतना कड़ा है कि 28 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है और 10 सीटों पर
त्रिकोणीय मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है। पंकज जी, आपने अभी घुसपैठियों का जिक्र किया, उसी से जुड़ा मेरा सवाल दिनेश जी मैं आपसे जवाब जरूर चाहूंगी, क्योंकि घुसपैठियों का ही मुद्दा था, बीजेपी ने बढ़ चढ़कर उठाया और आपने अभी कहा कि कांग्रेस का ज्यादा दखल झारखंड में नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस के ही नेता की तरफ से जब ये बयान दिया जाता है गैस सिलेंडर दिए जाने का और फिर घुसपैठियां हो या ना हो हम सबको गैस सिलेंडर देंगे, एलपीजी गैस देंगे, और ये मुद्दा बीजेपी ने भी उठाया कि क्या घुसपैठियों का समर्थन में है या उनके साथ है, तो क्या इस बयान का या कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहने का किसी को नफा नुकसान है या कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुद्दा बड़ा बना था ये? जी देखिए, बिल्कुल वहाँ पर बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है कि मुस्लिमों की जो आबादी है वो काफ़ी वहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने किस रूप में उन्होंने पेश किया घुसपैठिया, और वहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टी है या जल जंगल जमीन जो एक आदिवासी की अस्मिता से जुड़ा है, तो उनकी ज़मीनों पर लगातार उनका आबादी बढ़ने की वजह से उनका एकाधिकार यहाँ पर होता जा रहा है, और उसको किस तरह घुसपैठियों को बेदखल करेंगे, बिल्कुल धार्मिक गोलबंदी और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। और एक्सपर्ट कहते हैं कि वहाँ का चुनाव जो है आदिवासी अस्मिता वर्सेज ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण है, इन दो फैक्टर पर यहाँ पर काम। लेकिन दिनेश जी, आप भी इस बात को मानेंगे भाई, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो असम हो या फिर वो झारखंड हो, ये सच्चाई है कि घुसपैठ हुई है, और ये भी सच्चाई है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां घुसपैठ की वजह से वहां का डेमोग्राफी पूरे तरीके से चेंज हो गया है, ये भी सच्चाई है। और मेरा एक और सवाल, क्योंकि श्वेता ने जो जिक्र किया उसके मूल में एक सवाल है, सवाल यह है कि भाई जब आप ये कहेंगे कि घुसपैठी है या नहीं है, हम सबको गैस सिलेंडर देंगे, तो गैस सिलेंडर देने का मतलब क्या है? आप उनको एक प्रमाण पत्र दे रहे हैं वहां की रेजिडेंसी का, ये एक लुभाने की बात नहीं तो और क्या है? घुसपैठियों को आप कैसे दे सकते हैं? जी देखिए, असम बांग्लादेश और झारखंड से ये जुड़ा एक ही इश्यूज है, इसी के चलते असम में जो बेसिक समस्या है, बिल्कुल, इसका जवाब दिनेश जी आपसे लें।